हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइनेंस प्रोफाइल के बारे में। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक फ़ाइनेंस की प्रोफाइल है, आप लोग देखे होंगे। ये कॉमन कैडर में नहीं है, अलग से है। इसका एग्ज़ाम भी अलग से है, इसका सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है। एग्ज़ाम पास करके आपको क्या जॉब रहेगी, कैसा वर्क प्रोफाइल रहेगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जब मैं पहले रिक्रूटमेंट वाला बनाया था उसमें अपडेट नहीं हुआ था, पर अभी कुछ दिनों पहले फाइनेंस वालों ने अपना अपडेट किया है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है। तो वो मैं गिना देता हूँ आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो ये काम रहेगा आपका कि जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे लैंड मैनेजमेंट वाले हो गए, ऑपरेशंस वाले हो गए या कमर्शियल वाले हो गए, उनका कोई फाइनेंशियल रिलेटेड प्रपोजल रहेगा तो उसको आपको हैंडल करना रहेगा। ज़रूरी नहीं है एक बार में आए एक ही डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल लेवल पे प्रपोज़ल में जो भी फाइनेंशियल लेवल पे क्लियरेंसेस चाहिए होंगे वो लेने के लिए आपके डिपार्टमेंट को ही कांटेक्ट किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कैपिटल बजट कंपाइल करना। कैपिटल बजट मान के चलिए जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, उनके रिलेटेड ट्रैक्स रखना। क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रपोजल से रिलेटेड। ठीक है। तो ये एक टाइप का काम आपको फाइनेंस में देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट का है, जैसे कि इनवॉइसिंग बनाना, या फिर और किस टाइप का काम हो सकता है इस पर डेट वगैरह अगर कोई है तो वो मेंटेन करना या मैनेज करना उसे। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, मान लीजिए कोई एरोनॉटिकल या नॉन एरोनॉटिकल टाइप का ऑपरेशन है या प्रपोजल है या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड काम है, तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का अगर कोई रोल रहता है तो उसमें आपको कांटेक्ट किया जाएगा। बाय द वे लीज़ वगैरह में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना लेना रहता है ओनर को, तो उस केस में भी फाइनेंस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, है ना। फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, मतलब हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, या फिर फाइनेंस वाले बोल लीजिए, वहाँ पे रोल आता है उनका। तो इन सब चीज़ों में भी रेवेन्यू मैनेजमेंट में आपका रोल आएगा। ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स, जो भी अथॉरिटी का लेवल पे जो टैक्सेस लगते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो टैक्स वगैरह हैंडल करना आपका काम रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ऑडिट्स वगैरह हुए, इसी से रिलेटेड अगर इंटरनल ऑडिट्स वगैरह कुछ होते हैं, सीएजी के साथ आई थिंक करना पड़ता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल आई थिंक उसको बोलते हैं। तो उनके साथ मिलके जो भी इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करने हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है पेमेंट रिलेटेड, जैसे मैं बताया, पेमेंट्स वगैरह ऐसा समझ लीजिए एम्प्लॉय लेवल पे सैलरी वगैरह सही बराबर आ रही है कि नहीं, कोई ट्रांसफ़र से आया है तो उसको जो भी ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है वो सब मिल रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो कोई पेमेंट बाहर करनी है, मान लीजिए फॉरेन पेमेंट्स हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट है या फिर कोई कुछ कर रहा है, जो भी मतलब लेन देन से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया जाएगा। तो एम्प्लॉय लेवल पे भी जो भी रिलेटेड पेमेंट्स रहती हैं, जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह वाले भी हो गए, और क्या होता है, पीआरपी हो गया, सैलरी हो गई, महीने महीने बराबर आ रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये फाइनेंस ही हैंडल करता है ये। ठीक है। इसके अलावा जो है पेंशन रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी मतलब मान लीजिए पास आउट होने वाला, जो मतलब ख़त्म कर लिया अपना सर्विस एआई में, 60 साल के हो गए हैं और रिटायर हो रहे हैं, तो उनको जो भी बेनिफिट्स है पेंशन रिलेटेड, जो पेंशन में थे, मतलब 2004 के पहले जो ज्वाइन किए थे वो पेंशन पे होंगे, तो उनको पेंशन प्रोवाइड करना। ग्रेजुएटी या फिर सुपर एनुएशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सुपर एनुएशन मतलब जो पास आउट होने वाला है, 2-3 साल आखिरी के जो रहते हैं ना रिटायर होने के, उस पे समझ के चलिए वो पीरियड उसका सुपर एन्युएशन कहलाता है। तो रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना, लमसम जो भी अमाउंट मिलता है, वो सब फाइनेंस से कोऑर्डिनेट किया जाता है उसके लिए, है ना। तो एम्प्लॉय लेवल पे ये भी देखा जाता है। इसके अलावा पीएफ हो गया, जैसे पीएफ का मैंने बताया था आप लोगों को कि सैलरी स्लिप में पीएफ भी कटता है 12%, बेसिक प्लस डीए का पर मंथ जो बेसिक प्लस डीए होगी उसका 12% कटेगा, और साथ ही साथ सरकार भी उतना जमा करेगी, आपके एक इमेजिनरी अकाउंट में जमा हो रहा है। याद है मेरे को, मैं उसका कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं बताया हूँ, मैंने खुद का अकाउंट भी नहीं देखा है कि कितना जमा हो गया है। हालाँकि फाइनेंस वाले भेज देते हैं कुछ 6-7 महीने में कि आपके पीएफ में कितना अमाउंट जोड़ चुका है ना। तो ये भी एक जो है वही देखते हैं फाइनेंस वाले एम्प्लॉय लेवल पे।
उसके अलावा हो गया सैप एक होता है, एम्प्लॉय पोर्टल होता है हम लोगों का सैप का, जिसमें सारी एम्प्लॉय डिटेल्स रहती हैं। आपकी सैलरी स्लिप भी वहीं देख सकते हैं आप, मेडिकल स्कीम कौन सा लिया है आपने, आपका पूरा बायोडाटा रहेगा उस पर, या फिर ट्रांसफ़र वगैरह से इधर उधर जाते हैं तो वहीं पर आपका डिटेल भी लिखा रहता है कि ट्रांसफ़र ग्रांट कितना मिला है कितना नहीं। फिर उसके बाद अदर टाइप के फॉर्म्स जैसे अलाउंसेस के लिए, मोबाइल के लिए, शूज़ के लिए, ये सब अगर भरना रहता है तो वही अपन लोग सैप के पोर्टल पे भरते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए एक वेबसाइट है, वहाँ पर हर किसी का अपना अपना एक आईडी बना हुआ है, वहाँ अंदर जाके आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो वो मैनेज करना फाइनेंशियल लेवल पे भी फाइनेंस का काम रहता है। फाइनेंशियल लेवल पे मतलब मान लीजिए कोई डिस्पेंसरी आ गई सैलरी स्लिप में, आपको डिटेल्स जानना है तो आप जाएंगे सैप वालों के पास, सैप वाले उसमें रेफ़र कर सकते हैं फाइनेंस के पास, ऐसा टाइप का। तो सैप में कुछ पार्ट जो है फाइनेंस का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखता है। तो मेजर यही काम है। इसके अलावा मान लीजिए छोटे मोटे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क रहेंगे वो तो फाइनेंस के करने ही रहेंगे। इसके अलावा और भी जैसे सेंट्रलाइज बिलिंग और कलेक्शन वगैरह होते हैं, इस पे मुझे तो ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, फाइनेंस वालों को ज़्यादा पता होगा ये, तो वो करना। और उसके बाद और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस भी कुछ रहते हैं, उस पे भी देखते हैं वो लोग, उस पे भी मैं डिटेल पे नहीं गया हूँ। ये छोटे मोटे काम हैं जो फाइनेंस वाले ही देखते हैं। जो मेजर काम है मैं आप लोगों को बता दीजिए। जो जो प्रपोजल्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता है या फिर कुछ ख़रीदना वगैरह होता है तो फाइनेंस का रोल आता है ना। और इसके अलावा वो भी है कि आप ट्रेजरी मैनेज कैसे कर रहे हैं, मतलब जो अथॉरिटी के या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के फंड्स वगैरह हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, बाहर इंडिया के बाहर अगर कर रहे हैं तो, या फिर विद इन इंडिया कर रहे हैं तो, ये सारा ट्रैक आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो यही मतलब इनका काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। डेजिग्नेशंस भी वैसे ही रहेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव से शुरू होते हुए पूरा असिस्टेंट मैनेजर ऐसे होते जाएंगे आप लोग प्रमोट। इसमें अच्छी बात यह है कि लेडीज़ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को मतलब लगता है सबसे अच्छा पोजीशन यही है। कॉमन कैडर में नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, नहीं तो ये पोजीशन बहुत अच्छा है सबके लिए, मेंस वुमेंस के लिए, सबके लिए। क्योंकि इसमें आपको 9:30 से वही 6 बजे वाली ड्यूटी मिलेगी, जनरल ड्यूटी है, शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, अलाउंस नहीं रहेंगे, फॉरेन ट्रिप्स भी आई थिंक नहीं रहेंगे क्योंकि ऐसा कुछ आप ऑपरेशन रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। 9:30 से 6 बजे जाइए, आराम से काम करके घर आके सो जाइए। डेस्क जॉब है प्रॉपर, तो बहुत अच्छा है। कुछ पब्लिक डीलिंग नहीं है उतना ज़्यादा एकदम, हाँ लेकिन पैसे का लेन देन है, तो 1 करोड़ की बजाय अगर 2 करोड़ लिख दिया तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा, सीनियर्स बारात लेके पहुंच जाएंगे आपके पास। तो वैसा समझ के चलिए कि थोड़ा क्रिटिकल पैसे वाइज है, वरना जॉब अच्छी है मतलब, लेकिन सिर्फ फाइनेंस वाले ही कर सकते हैं, ये दिक्कत है, कॉमन कैडर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप की पोजीशंस मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छी रहेगी अथॉरिटी में। कॉमन कैडर में तो ज़्यादातर पोजीशंस ऐसे ही हैं सिवाय ऑपरेशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के, बाकी सारे में तो आपको डेस्क जॉब ही मिलेगी। तो एक छोटा सा क्यूबिकल दे देंगे आपको, बहुत सारा बड़ा रूम रहेगा, एक छोटा सा क्यूबिकल, इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह दे दिया जाएगा और फाइल वर्क का काम आपको करना रहेगा, है ना। तो फाइल वर्क जो रहेंगे वो सारे फाइनेंस रिलेटेड ही रहेंगे। तो ये यही है इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके अलावा पोस्टिंग वगैरह तो कहीं भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बड़े स्टेशन में ही होगी। ज़्यादा आप सोचिए टायर 2 टायर 3 टाइप की सिटीज़ में ज़्यादा हो, क्योंकि बड़े जो शहर वाले एयरपोर्ट हैं वो तो मोस्टली प्राइवेटाइज हो रहे हैं, पर भी इनके डिपार्टमेंट हैं अवेलेबल हैं, वहाँ भी हो सकती है आपकी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। फिर उसके बाद आपके थोड़े कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की जमा हो गई थी तो एक एक करके लेते हैं। एक भाई ने लिखा है कि कैन यू डिफ़र योर जॉइनिंग बाय 1 और 2 ईयर्स इन एआई। देखिए ऐसा तो मैंने देखा नहीं है अभी तक, और ना ही किसी का होते हुए भी देखा है, ना ही अपना लेवल पे मैंने देखा है। 1-2 महीने मिल सकता है एक्सटेंशन, डिपेंडिंग कि भाई आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं या कोई जेन्युइन रीज़न देंगे तो 1-2 महीने 3 महीने करा जा सकता है, पर 1-2 साल बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, तब तक तो दूसरी रिक्रूटमेंट भी आ जाएगी, है ना। तो इसका आंसर तो मैं बोलूँगा कि नहीं, इतना डिफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड से हैं, यहाँ 2 स्टेशन है, देहरादून और पटना नगर, दोनों में से कोई एक मिल सकता है क्या आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ जॉइनिंग। हाँ मिल सकता है, अगर ज़्यादा लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं और वहाँ डिमांड भी है तो आपको मिल सकता है। नहीं तो वहाँ स्टेशन जाके आपको बात भी करनी पड़ेगी सीनियर से कि क्या स्टेटस है वहाँ पे, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। पहले ही पैक्ड है स्टेशन तो आप लोगों को मिलने की चांसेस कम है। हर साल आप ट्रांसफ़र में अप्लाई कर सकते हैं,
मिला नहीं मिला आपके भगवान भरोसे समझ के चलिए, ऐसा है। मिल गया तो आपकी किस्मत, क्योंकि आई थिंक देहरादून जनरल स्टेशन में आता है। टेन्योर स्टेशन होता तो आप मांग भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक इश्यूज़ तो है ट्रांसफ़र के, मतलब आपको हर साल ट्राई करते रहना पड़ेगा। मिल गया तो अच्छा है, कितने टाइम तक रह सकते हैं ये भी नहीं पता। मे भी शायद आप 7-8 साल भी रह पाएँ वहाँ पे, टेन्योर जब तक ना आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई ट्रांसफ़र आ गया आपका, तो ट्रांसफ़र के केस में रिजेक्ट मत रहिएगा, मैं तो बोलूँगा। ठीक है, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, कैन आई गेट होम पोस्टिंग इनिशियली तो किसी को नहीं पता रहता कौन कहाँ मिलेगा, पर जनरली साउथ वालों को साउथ वाला पोजीशन दे देते हैं। चेन्नई वगैरह हो गया, या फिर कन्नूर साइड हो गया, मिल जाता है। और ये भी है, हैदराबाद भी मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है, इस साल कुछ लोगों को मिला तो अगले साल वाली बैच, अगली बैच जो आएगी उसको ना मिले। बेंगलोर वगैरह भी मिला है, जैसे इस बार वाले बैच को जीता है, मैंने देखा है। तो डिपेंड करता है, वो उनके ऊपर ही है। वो CHQ से जैसा आएगा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। पर यह है कि एक टाइम के बाद आप मांग तो सकते हैं, कम से कम पहुँच सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग फ़ॉरेन के बारे में पूछ रहे हैं, फ़ॉरेन टूर्स होते हैं कि नहीं। फ़ॉरेन टूर्स होते हैं, पर वो ऐसा समझ के चलिए, जब आप रेटेड हैं पहले से ही, फ़ॉरेन ट्रेनिंग कोई कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कोई जाना हो रहा है तो हो सकता है। या फिर सिर्फ़ और सिर्फ अगर फ़ॉरेन ही जाना है आपको, तो उसके लिए मतलब फ़ॉरेन ट्रेनिंग्स होती हैं, पर कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आपको AM बना होना चाहिए, और एक यूनिट में 3-4 साल काम किए हों, और इसके अलावा रेटिंग होनी चाहिए आपके जिस यूनिट में काम कर रहे हैं। तो उसी यूनिट्स, उसी रेटिंग, उसी इक्विपमेंट के रेटिंग से रिलेटेड आपको फ़ॉरेन ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो फ़ॉरेन ट्रेनिंग तो हो जाती है, 10-15 दिन की मिल जाती है, कुछ लोगों को महीने भर की मिल जाती है, कुछ की 4-5 दिन की रहती है। तो उस केस में सारा मतलब TADA वहीं का लगता है, फिर अच्छा खासा अमाउंट बन भी जाता है। तो ये तो मतलब आओगे आप अथॉरिटी में तो है उसके लिए। कॉमन कैडर में मैं नहीं बोलूँगा, ज़रूरी नहीं आपको हो। CNS और ATC में तो है। ठीक है, फिर उसके बाद आई एम अ गर्ल फ्रॉम मुंबई, व्हाट इज़ द लाइक्लीहुड ऑफ मी गेटिंग मुंबई पोस्टिंग फॉर AJE लीगल ऑफिसर। ये तो मिलने का चांस है आपको, क्योंकि लीगल में तो ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग मिलती है, रीजनल या फिर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में। तो मुंबई एक वन ऑफ देम है। तो मुंबई आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुंबई ज़्यादा लोग आना नहीं चाहते, यहाँ पर घर नहीं है ना ज़्यादातर लोगों का, और रेंट बहुत ज़्यादा रहता है इधर। मतलब रेंट भी छोड़िए, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग ही ज़्यादा है। इसको बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी मिलती हैं, तो थोड़ा कॉस्टली सिटी है। तो अगर आपका घर यहाँ पे है और आप मुंबई चाह रहे हैं तो अच्छा है, अगर मिल जाएगा आपको। HRA भी बचा लोगे, आपका घर है तो, है ना। तो चांसेस हाई हैं। उसके अलावा और चलते हैं अपन नीचे। एयरपोर्ट में एनिमल कहाँ से आएगा, इतनी सिक्योरिटी रहती है। यार आ जाते हैं, मतलब छोटे मोटे तो आ ही जाते हैं। मैंने तो मॉनिटर लिजार्ड देखा था, वो चिपकल्ला रहता है बड़ा सा, वो पहली बार देखा मैंने। मैं तो इतना देखा भी नहीं था। वो नदी नाले से आ जाते हैं, पानी वानी गिरता है ना बहुत ज़्यादा, तो जानवर लोग दिखते हैं फिर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब कोई भी नहीं घुस सकता है। छोटे स्टेशंस में तो और भी फेंस वेंस तोड़ के आ जाते हैं, तो फिर फेंस बनवाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं, तो आ जाते हैं जानवर लोग, है ना। AI पेंशन देती है क्या? नहीं यार, पेंशन तो नहीं मिलती है। समझ के चलिए वो एक PF है, PF कोई पेंशन समझ लीजिए। PF आपका कटता है और उसी में मतलब इंटरेस्ट लग के आपको मिल जाएगा। आई थिंक NPS में भी ऐसे ही है। NPS जो नई स्कीम है वो भी ऐसी ही चलती है, पर NPS ऐसे अलग से कटता नहीं है अपना। कई सारे जो सेंट्रल की पोजीशन होती है उसमें NPS वगैरह कटता है, तो वैसा कुछ नहीं है। PF बस आपका कटेगा, वही है जैसा मैं बताया कि फाइनेंस वाले ही देखते हैं ये भी। ठीक है, एविएशन कंडक्ट इंटर्नशिप्स, नहीं भाई इंटर्नशिप्स तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। मैंने तो नहीं देखा अभी तक। ट्रेनिंग वगैरह के लिए लड़के लोग आते रहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वगैरह में करते हैं ना अपन लोग, वो वाली ट्रेनिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद और आ जाते हैं, मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ कर सकते हैं, बताया था मैं। अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक ही फॉर्म में दोनों नहीं डाल पाएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव में बॉन्ड है क्या? बॉन्ड नहीं है यार। कॉमन कैडर में बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, फाइनेंस में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फायर सर्विसेज में बॉन्ड दिखा गया है अभी। अगर होता बॉन्ड तो वो लिख देते एडवर्टाइजमेंट में ही। बैंक वाली हूँ क्या, AI कॉमन कैडर का देना चाहिए, बताना सर, और स्ट्रेटजी। यार बैंक वाले हो तो आप तो ऐसे ही अच्छी पोजीशन में हो मेरे को लग रहा है। अगर एकदम ही प्राइवेट बैंक में है तो मैं बोलूँगा यहाँ आने का एक बार कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट बैंक में है तो मेरे को लगता है आप पहले ही अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, ऑलमोस्ट इतना ही आपको मिलेगा जितना यहाँ पे है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा।
अगर प्राइवेट में है तो सोच सकते हैं आप आने का, है ना, अच्छा मौका है ये। फिर आपका डीए कितना है अभी? आई थिंक 40%, 39 पॉइंट समथिंग है, 39.6 या 7, मेरे को एग्जैक्ट याद ध्यान नहीं है। कॉमन कैडर्स गर्ल्स का यूनिफॉर्म क्या होता है? मैं बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, वही सूट साड़ी वगैरह है। और अनमेरिड तो आप जीन्स वगैरह में भी आ सकते हैं, पर जनरली प्रेफरेबल रहेगा कि सूट वगैरह में आए, वही सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लेडीज़ लोगों को। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट, हाँ वही बताया अभी मैं। सीनियरिटी और वर्क एक्सपीरियंस से प्रमोशन होता है या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है? दोनों होता है भाई। सीनियरिटी से भी आपको ऊपर मिलेगा, मान लीजिए वैकेंसी बहुत कम आई है तो अगर आप बहुत सीनियर हैं, मतलब मान लीजिए आपकी रैंक ऊपर रही है तो आपको जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, बाकी लोग वेट करेंगे, ऐसा हो गया। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे वही समझ लीजिए, जितना एक्सपीरियंस हुआ है आपका, सीनियरिटी जैसी है वैसे ही मिलते जाएगा। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन जेई के बाद मुश्किल है थोड़ा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जेई तक तो होता है, लेकिन जेई के बाद फिर समझ लीजिए एक्सपीरियंस बेसिस पे ही है। लेकिन आप लोगों के केस में फटाफट होता रहेगा। ज़्यादा स्टैग्नेशन ना जूनियर एग्जीक्यूटिव सीएनएस और एटीसी में, वहाँ ज़्यादातर लोग भरे हुए हैं, है ना। तो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो फ्रेश टाइप के हैं। अब जो बूढ़े बूढ़े थे वो सब रिटायर होने वाले हैं, तो आप लोगों का अच्छा नंबर है, फटफट होते जाएंगे आप लोग प्रमोट 3-3, 4-4 साल में, है ना। अच्छी चीज़ है ये। अरे बाप रे, 3-4 भाई ने लिखे हैं डाउट। एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली कौन से मंथ में होगा? यार कोई श्योरिटी नहीं है, दिसंबर नवंबर में कभी भी हो सकता है। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगता है? यार पूरा टोटल प्रोसेस 5-6 महीने 7 महीने तो समझ के चलिए, क्योंकि अभी एक एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट होने के बाद फिर लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाके ज्वाइनिंग, टाइम लगता है ये तो। मतलब अच्छा खासा ब्लॉक रखें 6-7 महीने का, है ना। क्या ये गवर्नमेंट पोजीशन है कि नहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव? तो हाँ गवर्नमेंट पोजीशन ही है, समझ के चलिए। ना ही गवर्नमेंट है ना ही प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है समझ के चलिए, पर कल्चर गवर्नमेंट का ही फॉलो होता है, ठीक है। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। और 1 लाख तक के नेट सैलरी कितने साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग एज जेई? क्योंकि भैया और पीएसयूज़ में पैकेज अच्छा है, इंक्लूडिंग बेसिक एंड अलाउंसेस लाइक इन एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड, बट पोस्टिंग लोकेशंस बहुत ख़राब है। हाँ भाई ये तो है, बाकी पीएसयूज़ में बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, स्टार्टिंग लेवल पे ही 60-70 मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ओएनजीसी पावर ग्रिड वगैरह में तो और 80-90 तक पहुँच जाएंगे आप, है ना। तो अर्निंग तो अच्छी रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन में हैम्पर हो सकता है। मान लीजिए अगर आप मुंबई रहना चाहते हैं तो ओएनजीसी वगैरह प्रीफर की जा सकती है, ऑयल बेस्ड कंपनी प्रीफर की जा सकती है। पर यहाँ अगर बोलोगे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो भाई कम चांसेस हैं यार, वो तो मैनेजर सीनियर मैनेजर तक में आ सकती है ना। असिस्टेंट मैनेजर तक तो नहीं आएगी, मैनेजर और सीनियर मैनेजर में चांस है ना 1 लाख तक पहुँचने का। उसके पहले तो ऑलमोस्ट अराउंड 75, 80, 85 के आसपास रहेगी, तो इस टाइप का रहेगा। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, प्लीज़ टेल सेफ कट ऑफ फॉर जेई कॉमन कैडर। एक भाई ने लिखा है 130+। यार तमिलनाडु से तो उसका कोई लिंक नहीं है। सिलेक्शन के लिए मैं बोलूँगा कि जितना अच्छा नंबर ला सकें उतना अच्छा है भाई। आपको भले ज़्यादा नंबर रहेंगे तो आपका फ़ायदा ये रहेगा कि सीनियरिटी ऊपर रहेगी आपकी, तो अगर कम वैकेंसीज आती है प्रमोशन में तो भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। 1-2 भी आती है तो ऊपर में रहोगे तो जल्दी जल्दी फटाक से प्रमोट हो जाओगे, है ना। तो वो ये बोलूँगा 120-130 तो रखिए ही, कोशिश करिएगा। पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि कट ऑफ कितना रहेगा, है ना। और ले लेते हैं क्या 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 ट्रेनिंग कितने मंथ की होगी? ये शायद ऑपरेशंस में पूछे हैं, 3-4 महीने की ही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, है। और क्या एलटीसी, नो एलटीसी वगैरह मिलता है यार। एलटीसी का मतलब पर्क्स में ही काउंटेड होता है, वो अलग से ऐसे नहीं मिलता है। 1% एलटीसी का भी रहता है, आप मतलब पर्क्स वाले वीडियो में देख लेना, मैंने बनाया है। जो भी बहुत सारे डाउट्स आप लोग रिपीटेड पूछ रहे हैं तो मैं प्लेलिस्ट ज़रूर बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा। एआई की प्लेलिस्ट बहुत प्यार से बनाई है भाई, वो देख लो, उसमें बहुत सारा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। लॉ के बारे में बताइए, बनाऊँगा भाई, धीरे से आ रहा हूँ। विच डिपार्टमेंट हैज़ बेटर वर्क प्रोफाइल? सारी ही अच्छी है मैं तो बोलूँगा, पर एग्जैक्टली आपको मैं ऐसे बता नहीं सकता कि कौन सी है, क्योंकि मैंने काम नहीं किया। तो मोस्टली मैं बोलूँगा जो जिसमें डेस्क जॉब है ना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी। लैंड मैनेजमेंट वगैरह हो सकती है आपकी पब्लिक डीलिंग। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और ये जो कॉर्पोरेट प्लानिंग वाले हैं ये सारे अच्छे पोजीशंस हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए।
ना, मतलब 9 to 6 वाली टाइप की जॉब है तो वो वैसा प्रेफर कर सकते हैं कॉमन कैडर की अगर बोल रहे हैं। फाइनेंस तो ऐसे ही 9 to 6 रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने का कोई चांस है फ्यूचर में? ये तो यार करंट गवर्नमेंट के ही ऊपर है या फिर जो भी आएंगे आगे। अपने हाथ में इस बार कुछ भी नहीं है, तो इस पे ज़्यादा सोचना भी नहीं है अपने को। अगर आपको कहीं मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम तो वहाँ आप स्विच कर सकते हैं जाके, है ना। और फिर ठीक है चलो इतना ही। हाँ, एटीसी की वैकेंसी आएगी कि नहीं यार? एटीसी की वैकेंसी तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया है इन्होंने। 300 तो लिए हैं अभी, कुछ 3-4 महीने पहले देखे होगे आप। चांसेस तो कम है लेकिन होप करते रहिए, अगर हो जाए, अगर आ जाए तो अच्छा है। प्रिपेयर करते रहिएगा, लेकिन अगर आपका मन है ना इसमें एटीसी में आने का तो अभी भी प्रिपेयर करते रहिएगा। कभी भी वैकेंसी आती है सीधा हाथ मार लीजिएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही ले लेता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही डाल दीजिए करिए आप लोग, जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज़ रहते हैं मैं अगले वीडियो में ऐसे ही ले लिया करूँगा। हालांकि सबका मैं देखता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा, मत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं और मैं एक एक को बैठने कर गया रिप्लाई तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, अपना पर्सनल टाइम किल हो जाएगा मेरा। तो इसलिए सोचता हूँ ये तरीका रखा हूँ। आप लोग बताना अगर ये सही लगता है, ऐसा मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ तो बेहतर है, नहीं तो मैं कुछ और तरीका सोचूंगा, है ना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से नए टॉपिक के नए प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए